Okay, let's just begin from the beginning. ठीक है, अब herpes simplex के अंदर you've already done type 1 and type 2 in micro के type 1 above the waist होता है, type 2 below the waist होता है. ठीक है, हम सिर्फ इसके ophthalmological देखेंगे कि eye के अंदर ये क्या करता है. तो eye के अंदर ये इन्वॉल्व करता है तो आईलिड की और आई की स्किन को पेरीऑक्यूलर वेसिकल्स बना देता है. तो दिस इज द, एक सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ इट आउट, इट्स नाइसर टू हैव विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ये आई है हमारे पास, तो यहाँ पे ये सारे आई की गिर्द वेसिकल्स वगैरह बना देगा. ठीक है, फिर आईलिड की जो मार्जिन हैं, ये एक मार्जिन, ये दूसरा मार्जिन, ये यहाँ पे ये ब्लेफराइटिस कर देगा. फिर कंजंक्टिवा जो होता है हमारे पास, मैं दोबारा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी कंजंक्टिवा की, बट ये एक्यूट फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस कर देता है. ठीक है, तो जब हम अभी इसके बाद आई एम थिंकिंग हम कंजंक्टिवा वाला चैप्टर कर लें, बिकॉज हमने उसको स्किप किया था डू कॉर्निया फर्स्ट, लेकिन हम उसको कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए. ठीक है, फिर हमारे पास कॉर्नियल पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस आ जाएगा. तो दिस इज आवर कॉर्निया ओवर हियर, और फिर यहाँ पे पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस. वैसे इससे ज्यादा सीवियर भी हो जाता है कि सिर्फ ये पंक्टेट तक नहीं रहता है, ये ज्यादा सीवियर भी, डेंड्रिटिक और वो सारा, वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट is also pretty simple. इसमें आपने टॉपिकल एसाइक्लोविर दे देनी है आई के लिए, और स्किन के लिए भी टॉपिकल एसाइक्लोविर. ठीक है, तो इन्होंने आगे ये पेज 94 के ऊपर वो दिखाया हुआ है कि कैसे वेसिकल्स भी बने हुए हैं, और ब्लेफराइटिस इतना ज्यादा हुआ है, आईलिड जो है इतनी स्वेल हुई है कि वो शट हो गया है. ठीक है, और अंदर उन्होंने फिगर 8.19 के ऊपर दिखाया हुआ है ये जो डॉट 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 लीजन्स बनी हुई हैं, ये ग्रीन ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि इसको फ्लोरेसीन स्टेन किया हुआ है. ठीक है, फ्लोरेसीन लगा के उसके ऊपर ये डॉट 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 अब नजर आ रहे हैं. अच्छा, फिर अब दूसरा जो है हमारे पास ज्यादा सिवियर जो हो जाता है वो रिकरेंट केराटाइटिस है. ठीक है, इसमें कि एक तो हुआ हमारे पास फर्स्ट टाइम हर्पीज हो गया ना, फिर वो कहीं जाके गैंग्लियन के अंदर रह जाता है, उसके बाद जब वो रीएक्टिवेट होता है तो फिर वो ज्यादा सिवियर फॉर्म कर देता है. ठीक है, इसके अंदर ये आगे टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं, ये हम डिटेल में वैसे भी करने वाले हैं, तो मैं अभी आपको पढ़ के कंफ्यूज नहीं करूंगी. ठीक है, ये आगे हम डिटेल में देख लेते हैं. पैथोजेनेसिस में क्या आता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो वैसे तो मतलब वो काफी मतलब लाइट होती है, सब क्लिनिकल भी हो सकती है, माइल्ड फीवर वगैरह कर देती है. ठीक है, और जब प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये जाके स्टोर हो जाती है गैंग्लियन में. अब ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं दो यहाँ पे. एक है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स जो टाइप 1 है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में चला जाता है स्टोर होने, बेसिकली डोरमेंट या उस तरह फॉर लेटर रीएक्टिवेशन इन लाइफ. ठीक है, और जो टाइप 2 है वो स्पाइनल गैंग्लिया में चला जाता है. तो ये आपने जो है याद कर लेने अच्छे से, एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं कि कौन से गैंग्लिया में जाके ये HSV1 या HSV2 डोरमेंट स्टेट में रहता है. ठीक है, अब रिएक्टिवेशन में क्या होता है कि जब ये रिएक्टिवेट होता है तो ये उसी गैंग्लियन के जो नर्व्स है ना उसके डाउन ट्रैवल करके एसोसिएटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है. ठीक है, और एक्टिवेशन के लिए क्या क्या चीजें मतलब प्री रेक्विजिट हैं कि क्या क्या चीजें इसको इंड्यूस करती हैं. एक तो जनरल हेल्थ जो है वो पोर हो, मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस ना अच्छा हो, मतलब खा पी सही नहीं रहे, कोई भी स्टारवेशन मोड में आ गया बंदा. फिर यूवी रेज से एक्सपोजर, वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है. फिर फीवर हो गया हो कोई भी, या फिर साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस हो, या फिर द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स. तो कभी कोई क्वेश्चन स्टेम में उन्होंने मेंशन किया होता था कि किसी फॉर एनी रीजन सम सिस्टेमिक स्टेरॉइड या कुछ भी इस तरह वाज बीइंग यूज्ड, तो उसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है. आपने खुद सोचना कि सिस्टेमिक स्टेरॉइड जब भी यूज हो रहे हैं स्पेशली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो सिस्टेमिक जो है वो इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है. तो उसकी वजह से तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो आ सकती है. one of the conditions is herpes जो reactivate हो सकता है. ठीक है, और इन्होंने वैसे ओके या दिस इज फाइन, इन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे फॉर वुमेन मेंस्ट्रुएशन समटाइम्स कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, प्रेगनेंसी कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, तो वो कभी पर इनको रिएक्टिवेट कर सकती हैं. ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सिवियर तभी होता है जब आपके पास कोई हेल्थ का इश्यूज हो, मतलब इम्यूनोसप्रेशन स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वाली हो. ऑलराइट, तो अब इसमें हम देख लेते हैं एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, जिनके अंदर ये हमारे पास ये डिफरेंट जो अल्सर की शेप्स हैं वो आ रही हैं. एक है डेंड्रिटिक अल्सर हमारे पास, दूसरा है जियोग्राफिकल अल्सर, और तीसरा है एमीबॉइड.
वैसे तो यू कैन से देयर इंटरचेंजेबल ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बस हल्का हल्का इनकी शेप में डिफरेंस होता है, लेकिन होते ये सारे ये हर्पीज की वजह से ही हैं, ठीक है। हर्पीज वाले तो अगर क्वेश्चन स्टेम में या कहीं पे उन्होंने इनमें से कोई भी मेंशन कर दिया है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, आप हर्पीज सोच लें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कि ये जो वायरस है स्पेसिफिकली वैसे टारगेट करता है कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। तो और बिकॉज ये नर्व्स के थ्रू वहां जाता है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शेप ऑफ नर्व्स जो है, सेकेंड मैं ब्लू यूज करती हूँ, शेप ऑफ नर्व जैसे फॉर एग्जांपल यूं 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 करके जा रही है ना, नर्व्स यहाँ ग्रो हो रही हैं, तो ये इन नर्व्स के थ्रू जाएगा और ये कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो इन ये इसी पैटर्न में जो ब्रांचिंग पैटर्न है, यहाँ इसके ऊपर से ये सेल्स ये जो है यू कैन से ये डिस्कोमेट होके गिर जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऐसे शेप का अल्सर बन जाएगा, इसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक अल्सर या फिर ब्रांचिंग अल्सर। और इस अल्सर की इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इस शेप में जो है डिफेक्ट कॉज हो जाता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर हम फ्लोरेसीन या रोज बंगाल स्टेन डालते हैं तो वो उसी कलर में, जैसे ये फिगर 8.2 के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है कि कैसे ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर अल्सर बना हुआ है और इसने स्टेन को पकड़ लिया है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है हर्पीज इन्फेक्शन के, केराटिटिस का, और ये यूक्यू भी आ चुका है, ठीक है, डेंड्रिटिक वाला। ओके अच्छा, अब उसके आगे हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से इसी ये जो ब्रांचिंग शेप है, अगर ये थोड़ा सा साइडों पे यू डिफ्यूज होके स्प्रेड हो जाए इस तरह, तो ये हमारे पास बन जाता है समथिंग व्हिच वी कॉल्ड ए जियोग्राफिकल टाइप ऑफ कॉर्नियल अल्सर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये हमारे पास यूं ब्रांचिंग था, ये हमारे पास बना होता है डेंड्रिटिक अल्सर, ठीक है। फिर ये जैसे डिफ्यूज होकर स्प्रेड हो गया यहाँ पे यूं 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 एंड देन इस तरह, ठीक है। और ये सारा पार्ट ये हो गया अल्सर, तो इसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल अल्सर, ठीक है। ये सारा जिस तरह अल्सर बन गया, और ये फिगर 8.22 के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। एंड एन amoeboid basically is used interchangeably with geographical, तो इनके अंदर बहुत कम फर्क होता है। I try to find specific differences between amoeboid and geographical, लेकिन वो हमारे लेवल के लिए नहीं है फिलहाल, तो I just want you to remember specifically the dendritic one and then the geographical one। लेकिन अगर एमसीक्यू में अमीबॉइड भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी भी इसी तरह की सिमिलर जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिमिलर टू दिस जियोग्राफिकल वन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाता है, वही जो कॉर्निया जब भी इन्वॉल्व होगी तो वही फीचर्स आने हैं। आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, लैक्रिमेशन, पेन माइल्ड टू मॉडरेट होगी। हमने फंगल में पढ़ा था कि पेन बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट वगैरह होती है, एक एंथमीबा में भी पेन काफी ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, लेकिन इसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है। फिर फोटोफोबिया होगा, डिक्रीज विजन होगा, और साथ में इसकी जो स्पेसिफिक है कि कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड है। अब ना व्हाट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दूसरे वालों में हमने नहीं पढ़ा था कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस होने का, ये इसी वायरल वाले में है। अब इसमें कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस होने का प्रॉब्लम ये है कि जब हम सर्जरी करने जाएंगे, हमने केराटोप्लास्टी जब करनी है, तो उसका प्री रिक्विजिट ये है कि कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो है वो नॉर्मल हो। जब कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है तो इट बिकम्स लाइक अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द सर्जरी ऑफ केराटोप्लास्टी। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने कोई भी फॉर एनी रीजन ये हील नहीं हो रहा, हमने ये साइक्लोविर टॉपिकल भी दी, सिस्टेमिक भी दी, हमने बड़ी दवाइयाँ दी और वो सही नहीं हो रहा, तो केराटोप्लास्टी करने से पहले वी विल हैव टू मेक श्योर कि क्या कॉर्नियल सेंसिटिविटी ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वी कैन नॉट परफॉर्म दिस सर्जरी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन अ वे ये एक और चीज का प्रॉब्लम इस तरह भी है कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस होना, कि अक्सर पेशेंट हमारे पास तब तक नहीं आते जब तक उनको बहुत ज्यादा या पेन ना हो या फिर उनको बिल्कुल ही दिखना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे बिकॉज सेटिंग में इस तरह है, जरा एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट आते हैं, तो जब तक उनको इतना ज्यादा बुरा पेन नहीं होता कि वो उठ के ना आए, वो आते नहीं, और तब तक जो है उनका बहुत ज्यादा जो है ये सिस्टम खराब हो चुका होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यू कैन से कि जो सिवियर पेन जो हो रहा था वो थोड़ा सा गुड थिंग इस तरह था कि पेशेंट हमारे पास फौरन आ जाते हैं ना, तो उसको फिर ट्रीटमेंट जो है एज सुन एज पॉसिबल हम कर देते हैं। अच्छा, अब इसके साइंस में हमारे पास क्या है, सिलियरी कंजेशन वो तो होनी है,
ठीक है, कॉर्निया इज इन्वॉल्व तो यू विल हैव योर कंजेशन अराउंड हियर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्नियल सेंसिटिविटी उन्हें क्या डिमिनिश्ड होती है, और कॉर्नियल स्टेनिंग जब हम करते हैं तो हमें एक उसी शेप का अल्सर नजर आ जाता है, ठीक है। फ्लोरेसीन यूज कर सकते हैं और रोज बंगाल। अब एमसीक्यू पॉइंट्स क्या हैं? जो फ्लोरेसीन स्टेन करता है वो करता है बेड ऑफ अल्सर को। अच्छा, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सरफेस है कॉर्निया की और ये हमारे पास बना हुआ है अल्सर, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लोरेसीन है वो ग्रीन स्टेन है, वो करेगा स्टेन बेड ऑफ अल्सर को, ये हमारे पास बेड ऑफ अल्सर है, ठीक है। और रोज बंगाल जो है पिंक वाला जो है वो स्टेन करेगा मार्जिन को। एंड दे सेड कि जो मार्जिन है हमारे पास दे आर लेडन विद द वायरस, मतलब ये बेसिकली जो वायरल जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ा हुआ है वो उस एरिया को रोज बंगाल जो है स्टेन कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है कि फ्लोरेसीन जो है स्टेन करता है बेड ऑफ अल्सर को, मार्जिन ऑफ अल्सर को, अराउंड द अल्सर, पता नहीं इस तरह की ना अजीब अजीब ऑप्शन होती हैं उसमें। तो आपने उसको कर देना कि फ्लोरेसीन स्टेन करता है बेड को और रोज बंगाल स्टेन करता है मार्जिन को। अच्छा, तो ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट हो गए मेन। और एक और एमसीक्यू पॉइंट भी है कि डेंड्रिटिक अल्सर में जो एंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं वो क्लब शेप्ड होती हैं, ठीक है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि क्लब शेप्ड एंड्स हैं, लेकिन ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्लब शेप्ड वाली बात, ठीक है। या फिर इस तरह आ जाते हैं कि ऑन एग्जामिनेशन फ्लोरेसीन डाई जो है जब डालेगी आई के अंदर तो देयर वर अल्सर्स, ब्रांचिंग अल्सर्स विद क्लब्स, क्लब शेप्ड एट द एंड्स, तो दीज आर कॉल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर वो नीचे अल्सर की ना जैसे लिखा होगा मूरन अल्सर लिख देंगे, वो बैक्टीरियल अल्सर लिख देंगे, फिर डेंड्रिटिक अल्सर लिख देंगे। तो आपने डेंड्रिटिक अल्सर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारे पास है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर वैसे तो इसका क्लिनिकली डायग्नोसिस बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने जैसे ही कॉर्निया के अंदर वो अल्सर की शेप को देख लिया तो प्रीटी मच आपको अंदाजा हो गया। फिर डिमिनिश्ड कॉर्नियल सेंसिटिविटी होती है। कॉर्नियल सेंसिटिविटी वैसे हम अक्सर इस तरह चेक करते हैं कि नॉर्मल बंदे में चेक करते हैं कि कॉटन वाला विस्प वगैरह लगा, कॉटन की वो विस्प बनाई और उसको कॉर्निया के ऊपर यूं टच किया यहाँ पे, तो आईलिड जो है वो बंदा ब्लिंक करता है, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट्स में हम ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम आई को खोल के उसका कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें फ्लोरेसीन डाई वगैरह ऐड करने का जब प्रोसेस कर रहे हैं तो पेशेंट उतना रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे हम नॉर्मल बंदे की अगर आंख को फोर्सफुली खोल के उसकी कॉर्निया को टच करने की कोशिश करें तो ओके, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? लेट मी चेक। ओके, हाउ अबाउट दिस, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ, वेट।